हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम के लिए, उसमें भी सीयूईटी पीजी फिजिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूईटी जियो फिजिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केपलर्स लॉ। हालांकि ये जो केपलर्स लॉ है, इसको आप सेंट्रल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स, उसके अंदर पढ़ते हैं। पर ये जो केपलर्स लॉ है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को ही मिलता है। तो इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चंस लगभग इसी तरह के बनते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर, उसी पैटर्न के होते हैं। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, वो सारा मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर करा हुआ है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 फिजिक्स एग्जाम के लिए या जियो फिजिक्स के लिए, तो ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, सीयूईटी पीजी फिजिक्स के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसे आप एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जियो फिजिक्स का हिंदुस्तान में कोई नहीं कराता, मैंने पहली बार बैच स्टार्ट किया है, उसे भी आप एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आप बैच के बिना भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। इस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, फिजिक्स का भी और जियो फिजिक्स का भी। बस करना इतना सा है कि सिर्फ देख के वीडियो को निकलना नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो, केपलर के जो 3 लॉ होते हैं, उनमें से पहला जो नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी जो प्लेनेट है, वो सन के, अगर सन को सेंटर माना जाए तो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और वो इलिप्टिकल वो बनाते हैं ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब दीर्घवृत्त जो कक्षा है उसके अंदर वो चक्कर लगाते रहते हैं। पहला नियम ये होता है। दूसरा होता है कि जो वो एरिया स्वेप्ट करते हैं, यानी कि दूसरा जो नियम बनता है वो ये बनता है, dA/dt इक्वल्स टू L/2m। जो भी प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करते हैं। ठीक है। सेकंड जो लॉ होता है केपलर सेकंड लॉ, केपलर का जो दूसरा नियम होता है केपलर सेकंड लॉ, उस लॉ में ये बोला जाता है कि जो प्लेनेट है उसका नियम ये है कि प्लेनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो A/T है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कांस्टेंट के बराबर होती है। A/T की वैल्यू किसके बराबर होती है? कांस्टेंट। और यहां पर ये कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है? L/2m। यहां जो L है, L को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। L को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मतलब होता है कोणीय संवेग। तो क्योंकि A/T कांस्टेंट के बराबर है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है किस के संरक्षण के नियम के समकक्ष है? तो केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो है यहाँ पर कंजर्वेशन होता है। और ये जो नियम है केपलर का दूसरा नियम, ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट यदि सन के चारों तरफ वो ऑर्बिटिंग कर रहा है, वो ऑर्बिटिंग मोशन के अंदर है, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल एरिया, इक्वल टाइम इंटरवल बराबर इक्वल एरिया। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन और कैसे बन सकता है वो बता देता हूं मैं। इसके ऊपर एक, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी लॉ के ऊपर, इसमें बोला गया है कि आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाया गया है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई प्लेनेट है M, वो प्लेनेट सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग मोशन कर रहा है, वो एरिया स्वेप्ट करता है, एरिया बनाता है वो कौन कौन सा? SCD, और एक एरिया बनाता है SAB। तो SCD जो एरिया है उसको बोला जा रहा है A1, और SAB जो एरिया है उसको बोला जा रहा है A2। C से D आने में जो टाइम लगता है वो बोला जा रहा है T1, और A से B आने में जो टाइम लगता है उसको बोला जा रहा है T2। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो A1 है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो A1 है वो 2 टाइम्स है A2 के।
A1 है 2 टाइम्स A2 के। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ पर जब ये एरिया की बात हो, टाइम की बात हो, तो आपको केपलर का दूसरा नियम यूज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, तो केपलर का दूसरा नियम लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग A/T किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो A/T कांस्टेंट के बराबर है, तो यहां से लिख दोगे आप A1/T1 और इसको लिख दोगे आप A2/T2। अब आपको बोला गया है कि A1 किसके बराबर है? 2A2 के बराबर है। तो यहां आपने लिख दिया 2A2/T1 और ये हो जाएगा A2/T2। तो A2 से A2 कट गया, तो यहां हमारे पास हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 2T2। तो T1 इक्वल्स टू 2T2। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो जो केपलर सेकंड लॉ है उससे इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि केपलर का दूसरा नियम क्या है, और या फिर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है A/T, इसको कई बार ऐसे भी लिखेंगे dA/dt, और इस dA/dt को नाम दिया जाता है एरियल वेलोसिटी। इसको एक नाम दिया जाता है एरियल वेलोसिटी। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एरियल वेलोसिटी बताओ। तो एरियल वेलोसिटी बताओ, तो उस केस में आपको एंगुलर मोमेंटम दिया होगा और मास दिया गया होगा। तो एंगुलर मोमेंटम से आप वो फॉर्मूला किसके बराबर लिख लोगे? जैसे ये दिया होगा आपको dA/dt और L/2m। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि एरियल वेलोसिटी बताओ। तो एरियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? उसके लिए आपके पास L होगा, L एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसके अलावा मास दिया होगा। आपको क्या दिया होगा? मास दिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लो, ये सेकंड लॉ के ऊपर ही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स। जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, प्रभाव के अंदर गति करता है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल की एरियल वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है? तो जो केपलर का दूसरा नियम है, पहला नियम है, या जो तीसरा नियम है, ये तीनों ग्रेविटी के अंदर पढ़ते हैं हम, और साथ ही साथ ये हम सेंट्रल फोर्स के अंदर भी पढ़ते हैं। तो सेंट्रल फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? dA/dt, अभी मैंने आपको बताया। और dA/dt किसके बराबर होता है? L/2m। तो और ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफलीय वेग यानी कि एरियल वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एरियल वेलोसिटी इसकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है। तो ये बहुत ही सिंपल एक एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, बशर्ते आपको इनके पीछे की जो चीज़ें हैं, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पता हो, तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है व्हेन अ प्लैनेट अप्रोचेस द सन द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीज। जब कोई प्लैनेट, कोई यहाँ पर बना दिया मैंने सन, और कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट ऑर्बिटिंग मोशन में कर रहा है, पर ये धीरे धीरे इसके पास आ रहा है। ये प्लैनेट है, ये सन है, और ये प्लैनेट कहाँ पहुँच रहा है? सन के पास आ रहा है। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है इम्पल्स। इम्पल्स जो है उसका मतलब होता है आवेग। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, और इम्पल्स बराबर होता है मोमेंटम अपॉन टाइम। इम्पल्स किसके बराबर होता है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। तो ये बराबर होता है मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम जो है उसको हम लिखते हैं किससे? मास इंटू वेलोसिटी से, और अपॉन टाइम। हमें पता है कि v जो है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से v की जगह लिख दूंगा ओमेगा आर। तो ये हो जाएगा v ओमेगा आर अपॉन टी। ठीक है, v ओमेगा आर अपॉन टी। तो एरियल वेलोसिटी तो हमें पता है क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, तो इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? सारा का सारा इम्पल्स में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसकी जो रेडियस है उसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर किसके अंदर चेंज आएगा? इम्पल्स, यानी कि आवेग के अंदर चेंज आ रहा है। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, व्हेन अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। जब प्लैनेट सन के अराउंड मूव करेगा तो इनमें से क्या रहेगा? कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो dA/dt इक्वल्स टू होता है L/2m। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आप सोचेंगे कि सर एक जैसे ही क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? मैं पहले केपलर सेकंड लॉ के क्वेश्चन जितने भी हैं वो खत्म कर रहा हूँ। कितने तरीके से उनको पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ सारा लिखा हुआ है। कितनी तरीके से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है वो सारा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें पूछा गया है एसेंट्रिसिटी दी है। सेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता।
तो ई की वैल्यू हमें दी है, ई की वैल्यू कितनी है 0.0167, ये हमें एसेंट्रिसिटी दी है। फिर बोला है द रेशो बिटवीन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी टू मिनिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, एक मैक्सिमम वेलोसिटी का और एक मिनिमम वेलोसिटी का। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखते हो gm अपॉन ए का मतलब हो गया रेडियस, सेमी मेजर एक्सिस, और ये हो गया 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। एक फॉर्मूला तो ये हो गया 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये मैक्सिमम का है, ये किसका है मैक्सिमम का। और एक मिनिमम, मिनिमम का क्या हो गया, ये हो गया gm अपॉन ए, और इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। अब आपको इनका रेशो पूछा है मैक्सिमम से मिनिमम का, तो v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम। आपको इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट इनका रेशो पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम करना है, तो पहले तो पूरी वैल्यू लिख दो, ये पूरी वैल्यू लिखोगे तो gm अपॉन a, ये हो जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ से इसको लिख दो gm अपॉन a, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ऐसा लिख दिया आपने। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है वो काट दो, gm अपॉन ए कैंसिल आउट हो गया, घूमकर 1 प्लस ई ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत कुछ ट्रिकी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तब ये स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, ख़त्म, स्क्वायर रूट g1 में से चला जाएगा, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये ई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 0.0167 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.0167। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास आएगा 1.0339, 1.00339, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाओ उसमें लिख लेना सारे। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आए, जो फॉर्मूला है, उसको लिख लेना अपने नोट्स में, काम आएंगे तुम्हारे लास्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन टू इट्स मास। हमें दिया है जे या एल अपॉन एम का रेशो दिया है, हमें गिवन है एल अपॉन एम की वैल्यू गिवन है, एल अपॉन एम, और एल अपॉन एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4.4 इंटू 10 पावर 15, ये एल अपॉन एम की वैल्यू गिवन है। बाउंड एरिया बाय द अर्थ ऑर्बिट वेलोसिटी, बाउंड एरिया निकालना है, मतलब कितना एरिया बांधा हुआ है सन के चारों तरफ, वो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए अपॉन टी इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। तो अपने को क्या निकालना है, ए, तो ए बराबर हो जाएगा एल इंटू टी अपॉन 2m। अब एल अपॉन एम की वैल्यू अपने पास है, तो एल अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन की एम की वैल्यू है 4.4 इंटू 10 पावर 15 और अपॉन 2। अब यहाँ टाइम की बात चल रही है, तो टाइम की बात चल रही है तो ये किसकी, अर्थ ऑर्बिट में, अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि एक साल में। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 दिन, और एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, उनको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 24 घंटे और ये आ गया 3600। तो अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 6.93 इंटू 10 पावर 22, ये बनेगा 6.93 इंटू 10 पावर 22। अब इतनी यार कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब तुम्हें ये भी लगे कि ये भी मैं तुम्हें सॉल्व करके दे दूं, तो फिर तो तुम्हारी काहे की तैयारी चल रही है। तो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट ऑफ सन आर 10 पावर 13 एंड 10 पावर 12। अब यहां पर केपलर का थर्ड लॉ लगेगा, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है केपलर का, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जो आर होता है ना, आर, ये आर रेडियस नहीं होता, आर रेडियस होता है किस केस में, रेडियस इन केस ऑफ सर्किल, केस ऑफ सर्किल। अगर सर्किल है तो सर्किल के केस में रेडियस होता है, और अगर एलिप्स है तो उसके केस में सेमी मेजर एक्सिस होता है। अगर ये एलिप्स है तो उसके केस में क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इन केस ऑफ एलिप्स, इन केस ऑफ एलिप्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
देन आर रिप्रेजेंट, तो आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, सेमी माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एलिप्स एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, दीर्घवृत्त कक्षा होती है। तो जो ए होगा इसकी जगह या आर लिखा होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा सेमी मेजर एक्सिस को। अगर वो सर्किल बन जाएगा तो फिर वो बनेगा सर्किल, सर्किल बनेगा तो वो बन जाएगा रेडियस। तो सर्किल एलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो सर्किल हुआ तो रेडियस, और अगर इन जनरल आपसे पूछा जा रहा है इन जनरल कि आर या ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टाइम का रेशो है वो बताना है। तो यहां पर आप लिखोगे T1 अपॉन T2, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, और यहां पर आप लिख दोगे R1 अपॉन R2 और इसका क्यूब कर दोगे। तो R1 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 पावर 13 और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 10 पावर 12, इसका क्यूब हो गया। तो यहां से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 पावर 3 और ये क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2, ठीक है, और ये स्क्वायर है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा T1 अपॉन T2 और ये हो जाएगा 10 पावर 3/2। क्या हो जाएगा? 10 पावर 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10√10। क्या बन जाएगा? 10√10, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केपलर्स थर्ड लॉ पे। इस क्वेश्चन में पूछा है यदि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू की आधी कर दी जाए, जो उसकी वर्तमान वैल्यू है, वर्तमान उसका मान है, दूरी है, उसका आधा कर दिया जाए। तो केपलर का नियम लगाना है थर्ड वाला, T² प्रोपोर्शनल टू R³ या A³ भी लिख सकते हो। तो यहां से बना T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 और ये पावर 3/2। अब गिवन है, गिवन क्या है कि R2 है R1 अपॉन 2, ये दिया हुआ है। R2 की वैल्यू क्या है? R1 अपॉन 2 है। तो यहां से आप लिख दोगे इसको R1 अपॉन 2 और ये R1 और ये पावर हो जाएगी 3/2। R1 से R1 कट जाएगा तो यहां से T2 अपॉन T1 ये बन जाएगा 1 अपॉन 8 की पावर 1/2, है ना। ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 8 पावर 1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो T2 अपॉन T1 और 1 अपॉन √8। अब एक साल में 365 दिन होते हैं तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई? 365 हो गई, और इसको डिवाइड करना है √8 से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 129, लमसम आएगा 129। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 129 आएगा। तो केपलर के ये जो नियम है इनको याद रखना है। इनके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, और फिर इन क्वेश्चन को छोड़ के आओगे और तुम्हें फिर रिग्रेट सा फीलिंग होगी कि यार ये क्वेश्चन मैंने कैसे छोड़ दिया। तो इसलिए ये स्पेशल टॉपिक में करा रहा हूं तुम्हें। हमें बोला साहब इस क्वेश्चन में द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m अबाउट द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। m द्रव्यमान के ग्रह का कोणीय संवेग उसके सूर्य के परितः वृत्तीय कक्ष के केंद्र के सापेक्ष होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है dA अपॉन dt इक्वल्स टू ये होता है J या L अपॉन 2m। L का मतलब क्या? L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। आपको क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम पूछा है साहब। तो A अपॉन टी को ये मैं यहां लिख रहा हूं A, है ना, एरियल वेलोसिटी, और ये बराबर हो गया L अपॉन 2m। तो यहां से सॉल्व करोगे तो L बराबर हो जाएगा 2am। तो L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2am, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही T1 अपॉन T2। यहां पर आपको डिस्टेंस दी हुई है अर्थ की सन से, और वो है R1। वो कितना लिखा है? R1 लिखा है। तो मैं लिख देता हूं वैल्यू। तो R1 जो है उसकी वैल्यू है 1.495 इंटू 10 पावर 11, ये R1 की वैल्यू है। और T1 जो है वो दिया है आपको 365.4 डेज में है। और रिवॉल्यूशन टाइम फॉर अनदर प्लैनेट तो उसका T2 जो है वो दिया है 730.8, और डिस्टेंस फ्रॉम सन ये हमें निकालना है R2। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 पावर 3/2। तो T1 की वैल्यू हो गई 365.4 और T2 की वैल्यू हो गई 730.8। ये T2 की वैल्यू हो गई। R1 की वैल्यू आपके पास है कितनी है? ये 1.495 इंटू 10 पावर 11, और R2 आपको निकालना है, ये पावर हो गई 3/2। अच्छा, ये चीज डबल हो रही है इसकी जस्ट,
4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये जस्ट डबल हो रही है वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास ऐसा बनेगा 1.495 इंटू 10^11 अपॉन R2, और ये बन जाएगा 1/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2/3, 1/2, और ये पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको R2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 2^2/3 और इंटू 1.495 इंटू 10^11। अच्छा, 2^2/3 को आप लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर कर दो तो 4 बन जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 4^1/3। तो 4^1/3 इंटू 1.495 इंटू 10^11। तो आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो ए आ जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ए बी बी बी। ए में लिखा हुआ है 4^1/3 और बी में लिखा हुआ है 2^1/3। तो सिली मिस्टेक हो सकती है, तो वो गड़बड़ मत करना, है ना। थोड़ी बहुत मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, तो वो करना मत, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन होते हैं और पेपर में फिर इस तरह की गलतियां हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह की गड़बड़ हमें नहीं करनी है, इसलिए हम पहले से ही प्रैक्टिस करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एरियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इनमें से कौन एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ अपॉन लिखा हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला पूछा है यार, dA/dt बराबर L/2m, dA/dt बराबर L/2m। तो एरियल वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, सी ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है, सीधा फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी सीधा फॉर्मूला पूछा है, केपलर्स थर्ड लॉ पूछा गया है। केपलर्स थर्ड लॉ जो है वो क्या होता है, T² प्रोपोर्शनल टू R3। तो हमें ये पूछा है कि इनमें से केपलर का तीसरा नेम कौन सा है, तो T² प्रोपोर्शनल टू R3, जो कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी सैटेलाइट की एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये हमारे पास सन हो गया, इसके ये ऑर्बिट बना रहा है, ये ऑर्बिट बन गया और ये प्लेनेट हो गया। तो उसके ऊपर हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, mv0² r। और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Gm0 m/r²। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है v0 का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो आपको पता भी होगा, तो वो बनता है Gme/r, Gme/r। तो यहां से हमें पूछा है कि द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो यहां से हमें प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, तो ये जो मास है ये अर्थ का मास होता है ना। ऑर्बिट किसका मास हो गया, अर्थ का मास, तो ये अर्थ का मास होता है, अर्थ मास। प्लेनेट का जो खुद का मास है उसका कंसिडरेशन नहीं किया जाता, उसको नहीं लिया जाता है। पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बिल्कुल सही है। तो मास से ये इंडिपेंडेंट होती है, किसके मास से, प्लेनेट के मास से इंडिपेंडेंट होती है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ये कट गया। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहां पर ये me किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये अर्थ मास के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेनेट का जो खुद का मास है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेनेट मास, अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा है, केपलर्स थर्ड लॉ। तो T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा R⁻3/2, T प्रोपोर्शनल हो जाएगा R⁻3/2। क्वेश्चंस लगभग इसी तरह के होंगे जो यहां पर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा जा सकता है वो सारा यहां पर मेंशन हो गया है। वो सारा का सारा यहां पर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना तरीके से उसकी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, वो सारा मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछिए। क्या पूछिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है Gme/r। अब ये जो r है, इस r को हाइट दी हुई है, अर्थ रेडियस है, ये r हो गया। अब यहां पर अबाउ द हाइट ऑफ अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तो r की वैल्यू हो जाएगी कितनी, re+h। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा Gme/re+h। अब हमने पढ़ा है कि जो Gme है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है Gr², जहां r है अर्थ की रेडियस।
तो इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो GR² अपॉन RE प्लस H। ये RE लिख लेना है, इसको यहाँ पर भी RE लिख लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से V0 किसके बराबर बन जाएगा, ये हो जाएगा G अपॉन RE प्लस H। R² का स्क्वायर रूट कर दोगे तो RE बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा B। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, B इसका आंसर आ जाएगा। और देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर अ कॉमेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, देखो भाई अब इसको कैसे करेंगे, हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है। क्या दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक, तो एक दी है 7 × 10⁻7 किलोमीटर और एक हमें दिया है 14 × 10⁻9। 14 × 10⁻9। इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कॉमेट इज इतनी, तो मिनिमम स्पीड बतानी है। तो आप ये ध्यान रखना, या आपको पता होगा कि केपलर सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो इन ऑर्बिटिंग मोशन, ऑर्बिटिंग मोशन का मतलब है कक्षीय गति। एंगुलर मोमेंटम जो L है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। L जो है L जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो आज। और L को हम लिख सकते हैं mvr। तो ये mvr किसके बराबर रहता है, कांस्टेंट। मास तो उसका कांस्टेंट हो गया, तो यहां से क्या बन जाता है, vr बराबर क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहां से क्या बन जाता है, vr बराबर कांस्टेंट। ठीक है, सही है ना यहां तक। तो यहां से अब देखो आप फॉर्मूला बना लो, V1R1 इक्वल्स टू V2R2। V1R1 इक्वल्स टू V2R2। तो ये हो गया V मैक्स, ये हो गया R मिनिमम, और यहां से हो गया, अगर ये V मिनिमम है तो यहां R मैक्स हो जाएगा। या इसको ऐसा लिख लो एक बार के लिए, इसको यहां से आप देखो VR बराबर कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 1/R आ गया। V प्रोपोर्शनल 1/R का मतलब है कि V यदि ये अगर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। बस आपको ये कंसेप्ट लगाना है, यहां पर ये कंसेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और आंसर निकालना है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है एक मिनिमम डिस्टेंस है, तो R मिनिमम जो आपको गिवन है, R मिनिमम, वो R मिनिमम कितना गिवन है, 7 × 10⁻7। और R मैक्सिमम जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है आपको, वो गिवन है 14 × 10⁻9। ये R मैक्स की वैल्यू है। फिर आपको क्या दिया है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड किसके साथ होगी, वो मिनिमम के साथ होगी। तो वो कितनी दी है, 6 × 10⁻2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड हो गई। तो आपको यहाँ निकालनी है V मिनिमम, तो आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालनी है, V मैक्स R मिनिमम बराबर V मिनिमम R मैक्स। ये करना है, यहाँ ये यूज़ करना है, V मैक्स R मिनिमम। तो जहाँ मैक्सिमम V लिखोगे उसके साथ मिनिमम R लिखोगे, और जहाँ मिनिमम V लिखोगे उसके साथ R मैक्स लिखोगे। और अब ये आप आंसर मेरे को निकाल के खुद बताओगे। अब ये खुद करना है आपको, इससे ज़्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो ऑर्बिटिंग मोशन होती है, उस ऑर्बिटिंग मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं mvr से, और mvr से लिखेंगे तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के, यानी कि मैक्सिमम अगर वेलोसिटी होगी तो r क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये तो सिंपल सा वही पूछा है, केपलर का तीसरा नियम। तो केपलर का तीसरा नियम जो होता है वो होता है T² प्रोपोर्शनल टू R3। तो T² प्रोपोर्शनल टू R3 पहले में भी बन रहा है, दूसरे में भी बन रहा है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर चाह रहा है आपसे। तो एग्जैक्ट आंसर जो इसका निकाला जाता है, मतलब जो डेरिवेशन इसका किया जाता है, उस डेरिवेशन से इसका आंसर जो बनता है वो बनता है 4π² R³/gm। क्या आंसर बनता है, 4π² R³/gm। g जो है, g ये वाला जो कैपिटल G है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां देखो पाई 4π लिखा हुआ है सिर्फ,
जबकि होना क्या चाहिए 4πr², 4π²। इसलिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो रहा है। बाकी सारी चीजें तो सेम है, पर यहां पर π² होना चाहिए और यहां पर सिर्फ पाई लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है केपलर्स सेकंड लॉ में कौन सा नियम लगता है? तो केपलर का जो दूसरा नियम होता है वो कहता है dA/dt इक्वल्स टू L/2m, और ये किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। मैंने आपको अभी बताया कि जो L है उसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। उसका मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कोणीय संवेग। तो L कांस्टेंट हो गया, और L कांस्टेंट हो गया तो यहां पर हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, यदि इसकी वर्तमान दूरी का 1/4 कर दिया जाए, यानी कि R2 जो है वो R1/4 हो जाए, तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? तो फॉर्मूला लगाना है T1/T2 स्क्वायर बराबर बन जाएगा R1/R2 का क्यूब हो जाएगा। तो वही वैल्यू रखो यहां पर, तो T1/T2 इसका आप कर दो स्क्वायर, R1 की वैल्यू एज इट इज और R2 की वैल्यू हो जाएगी R1/4। तो ये कट गया, यहां से क्यूब हो गया, तो ये बनेगा T1/T2 का स्क्वायर। ये 4 ऊपर घूम जाएगा, ऊपर घूमेगा ना 4, तो 4 घूम जाएगा ऊपर, तो यहां से हो जाएगा 2, तो यहां से बन जाएगा ये 2 का क्यूब, 4 सॉरी, ये 4, तो 4 का लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर और ये क्यूब हो गया। ठीक है, 2 स्क्वायर और ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो इसको अगर मैं लिखूं T2/T1, तो T2/T1 में कैसे हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर और ये 3/2, 1/2 स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर? T2/T1 बराबर हो जाएगा 1/8। क्या आंसर हो जाएगा? 1/8। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास थर्ड लॉ है T² प्रोपोर्शनल टू R3, तो यहां पर कौन सा कंजर्वेशन लगता है? तो चाहे वो कोई सा भी नियम लगा लो, पहला, दूसरा, तीसरा, तो T² प्रोपोर्शनल टू R3 में भी हमेशा एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन अ लाइट प्लेनेट रिवॉल्विंग around a massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and star is proportional to r power -5/2, then t² is proportional to. कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह भारी तारे के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो ये स्टार हो गया, ये स्टार, और ये हल्का ग्रह हो गया, ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो गया। कक्षा की त्रिज्या r व ग्रह का परिक्रमण काल t है, तो इसकी जो त्रिज्या है या रेडियस है वो r है। क्या रेडियस है? r। और हमें बोला है कि जो f है वो प्रोपोर्शनल है किसके? r पावर -5/2 के। f प्रोपोर्शनल है r पावर -5/2। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान अगर हटा दें तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा k, उसको मैं नाम दे रहा हूं, तो k r पावर -5/2 मैंने लिख दिया। अब क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा m⍵² r, और यहां से बन जाता है k r पावर -5/2। ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है? 2π/t। तो यहां पर 2π/t रखूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4π²/t²। ये यहां r रहेगा, ये हो जाएगा k r पावर -5/2, r पावर -5/2। तो यहां से m को, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखता हूं तो ये बनता है 4π²m, और यहां होगा r पावर 1, और इसमें यहां अगर ऐड हो जाएगा 5/2 अगर ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा k t²। तो यहां से t² प्रोपोर्शनल हो जाएगा r पावर 7/2 की। t² किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? r पावर 7/2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। तो t² प्रोपोर्शनल हो जाएगा r पावर 7/2 के। तो ये केपलर्स लॉ के कुछ फिक्स क्वेश्चन थे जो लगभग
हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा बाहर कुछ घुमाया फिराया नहीं जा सकता अगर मैं सिर्फ केपलर लॉ की बात करूं। हालांकि ग्रेविटेशन जो चैप्टर है अपने आप में बहुत बड़ा है, उसका एक टॉपिक होता है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ में किसी को कुछ पूछना है तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्रेविटेशन में क्वेश्चन बनते हैं किसके ऊपर, ऑर्बिट्स के ऊपर। ऑर्बिटिंग जो मोशन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि उसका जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड बता दो। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।